नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका। शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन सारा देश 100 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात चीन के लिए रवाना होंगे। कल सुबह चीन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री वहां अगले 2 दिन तक रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन यहां पे प्रधानमंत्री जियान, दूसरे दिन बीजिंग और तीसरे दिन शंघाई शहर में होने वाली कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी होगी। चीन के बाद प्रधानमंत्री कार्यक्रम मंगोलिया और फिर कोरिया जाने का भी है। चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के मीडिया से बात की है। पीएम ने भारत चीन संबंधों को नए आयाम पर पहुंचाने पर जोर दिया है। पीएम ने चीनी मीडिया से कहा है कि दोनों ही देशों को अपनी अपनी ताकतों को एकजुट करके गरीबी हटाने के लिए काम करना चाहिए। 21वीं सदी एशिया की है और ऐसे में ये एशिया के देशों की जिम्मेदारी है कि दुनिया को जंग से आजादी दिलाएं। पीएम ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का इस बात के लिए भी आभार जताया है कि वो उनके स्वागत के लिए अपने गृहनगर जियान पहुंच रहे हैं। पीएम के चीन दौरे से पहले बीजेपी ने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद पर सकारात्मक पहल हुई है। राम माधव ने कहा है कि बातचीत एक सतत प्रक्रिया है और दोनों ही देशों ने इस मुद्दे पर बातचीत की पहल की। बीजेपी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पाकिस्तान के साथ चीन के रिश्ते दोनों देशों का आपसी मामला है। हालांकि बीजेपी ने पीओके में चीन की मदद से हो रहे विकास पर चिंता जताई है। सोशल मीडिया की मदद से चेन्नई में रहने वाली चीनी मूल की एक बुजुर्ग महिला जेनिफर ने चीन में रह रही 81 साल की बहन को खोज निकाला है। जेनिफर पिछले 40 साल से चेन्नई में रह रही हैं और पिछले 3 दिन से चीन में हैं। जेनिफर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से चीन में अपनी बहन को खोजने में मदद करने की गुहार लगाई थी। नेपाल में मंगलवार को आए भूकंप में 65 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 1200 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। लगातार आ रहे झटकों की दहशत मंगलवार रात को भी देखने को मिली। लोगों ने रात घर के बाहर ही बिताई। और इस बीच भूकंप प्रभावित इलाकों में एक बार फिर तेजी से राहत का काम शुरू हो गया है। काठमांडू में मलबे में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला गया, जबकि डोलखा जिले में 9 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। नेपाल में एक बार फिर आए भूकंप की तस्वीरें भी कम दहलाने वाली नहीं हैं। रेड क्रॉस की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में साफ दिख जा सकता है कि ये कितनी भयावह तस्वीर है भूकंप की। तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से भूकंप आने के बाद नेपाल के एक पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन हुआ। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि धूचे गांव के पास किस तरह से पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ों से गिर गए। नेपाल में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुला करके हालात का जायजा लिया है। मीटिंग में शामिल बड़े अधिकारियों और सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भूकंप से जुड़ी जानकारी दी। गृहमंत्री ने नेपाल में भारत के राजदूत से फोन पर बात की और एनडीआरएफ को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। पहले ही त्रासदी झेल रहे नेपाल में कल भूकंप आया तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई जान बचाने के लिए घरों से निकलकर सड़कों की ओर भागा। और इससे पहले 25 अप्रैल को नेपाल में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप ने राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में खासी तबाही मचाई थी। उसमें मौत का आंकड़ा 10,000 तक जाने की आशंका है। कल के झटकों से नेपाल की संसद भी हिल गई, जहां अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त भूकंप आया नेपाल की संसद में संबोधन चल रहा था और अचानक तेज झटकों से सब कुछ हिलने लगा। अचानक आए झटके से संबोधन कर रहे सांसद भी यहां पे घबरा गए। नेपाल संसद में अफरा तफरी मच गई, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इसी के साथ अचानक लाइट भी चली गई। नेपाल में दोबारा आए भूकंप के बाद राहत कार्य में जुटी अमेरिकी वायुसेना का हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 8 लोग सवार थे। भूकंप का केंद्र भले ही नेपाल रहा हो, लेकिन दिल्ली तक तेज झटके महसूस किए गए हैं। डरे सहमे लोग घरों और दफ्तरों से बाहर आ गए। एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से की तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि भूकंप की ये कंपन कितनी जोरदार थी। दुकान के अंदर रखे बर्तन जमीन पर गिरने लगे। डर के चलते दुकानदार और वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए दुकान से भाग खड़े हुए। बिहार की राजधानी पटना में भूकंप आने से लोग सहमे हुए हैं। भूकंप के वक्त लोग घरों और दफ्तरों से बेतहाशा भागे और सड़कों पर आ गए। बिहार में बहुत से मकानों में भूकंप की वजह से दरारें पड़ गई। कई शहरों में ऐसे नुकसान की भी खबरें हैं। अस्पतालों में भी भूकंप की दहशत देखने को मिली।
और बिहार में भूकंप के बाद दहशत में आए लोग रात सोने पर भी काफी ज्यादा घबराए हुए थे। लोगों ने भूकंप का खौफ इस कदर घर कर गया था कि उन्होंने खुले आसमान के नीचे रात बिताई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूकंप से प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। देहरादून के वाडी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अगले 2-3 महीनों तक ऐसे झटके महसूस किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि इस तरह के झटके दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए ठीक नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 25 अप्रैल को आए भूकंप के बाद धरती में जितनी ऊर्जा जमा हुई थी, ऐसे ही झटकों के तौर पर वो निकलती रहेगी। वैज्ञानिकों ने पुरानी इमारतों को तुरंत ठीक कराने के लिए भी सलाह दी है। बजट सत्र के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है। इससे पहले सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल और जीएसटी को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। राज्यसभा और लोकसभा के 30 सांसदों की ये कमेटी मानसून सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी के 20 सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। बाकी 10 सदस्यों के नाम का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। सरकार ने मानसून सत्र में जमीन अधिग्रहण बिल पास होने का भरोसा जताया। लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पर बोलते हुए यहां पे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। लैंड बिल के विरोध में बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार को सूट बूट पहनकर आने वाला चोर तक कह दिया। सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने एक उदाहरण देते हुए कहा है कि चोर आजकल सूट पहनकर आते हैं और हम इस सूट बूट वाली सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। कड़े तेवर दिखाते हुए राहुल ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर वे सरकार को संसद में नहीं रोक पाए तो सड़कों पर रोकेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी के हमले का जवाब देने उठे बीजेपी सांसद दिलीप सिंह भूरिया ने जमकर पलटवार किया। भूरिया ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो कुल्हाड़ी की बात करते हैं, लेकिन कभी कुल्हाड़ी उन्होंने देखी भी है। उन्होंने राहुल को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि किसानों की बात करने वाले राहुल सिर्फ जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। भूरिया ने साफ कहा है कि संसद कानून बनाने का काम करती है और उनके प्रतिनिधियों को लोगों ने बहुमत से चुनकर भेजा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। अपने अमेठी दौरे में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि राहुल फूड पार्क के मुद्दे पर कॉर्पोरेट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल की जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा। बेमौसम बारिश से बेहाल किसानों से मुलाकात के बाद स्मृति ने एक के बाद एक राहुल पर हमला बोला और कहा कि अमेठी में कांग्रेस की 3 पीढ़ियों ने राज किया, लेकिन सिर्फ सपने दिखाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में फूड पार्क के मुद्दे को लेकर सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ। इस मसले पर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी सीधे आमने सामने आ गए हैं। राहुल गांधी ने उम्मीद जताई है कि स्मृति ईरानी की अमेठी यात्रा से इलाके में फूड पार्क मिल जाएगा। काले धन की जांच कर रही एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि नोएडा अथॉरिटी के निलंबित इंजीनियर यादव सिंह के मामले में सीबीआई को सौंप दिया जाए। यादव सिंह के पास से 10 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। एसआईटी के मुताबिक यूपी सरकार को कई बार कहने के बाद भी यादव सिंह के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तीसरी रिपोर्ट सौंपते हुए एसआईटी को बताया है कि काला धन एक बड़ा धंधा देश में बन चुका है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 4 नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। बीजेपी नेता तथागत राय को त्रिपुरा, द्रौपदी मुर्मू को झारखंड और वीवी षणमुखानंद को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि असम के पूर्व मुख्य सचिव जेपी रखुआ को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। और यूपीए सरकार के दौरान नियुक्त किए गए 2 राज्यपालों का तबादला भी कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा को मिजोरम भेज दिया गया है और झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद को मणिपुर भेज दिया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य में मंत्री और विधायकों की तनख्वाह में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। राज्य सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब मुख्यमंत्री को 24.60 लाख रुपए तनख्वाह के रूप में दिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने ये फैसला किया। नए फैसले के मुताबिक राज्य के विधायकों की तनख्वाह सालाना 10 लाख रुपए बढ़ाकर 21 लाख से ऊपर कर दी गई है, तो वहीं मंत्रियों की यहाँ पे जो तनख्वाह है वो 21,60,000 रुपए सालाना कर दी गई है। मुंबई वालों के लिए एक बार फिर से किराए में बढ़ोतरी की मार पड़ने वाली है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऑटो और टैक्सियों के किराए में 1 रुपए की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी।
नई दरें 1 जून से लागू होंगी। फिलहाल ऑटो का न्यूनतम किराया 17 रुपए है और टैक्सी का किराया 21, लेकिन 1 जून के बाद से ऑटो का किराया 18 रुपए और टैक्सी का 22 रुपए हो जाएगा। ये बढ़ोतरी अभी सिर्फ मुंबई और ठाणे में लागू है। फरीदाबाद में सूरजकुंड पाली रोड पर एक चलती कार में आग लगने से शख्स की मौत हो गई है। आग इतनी जबरदस्त थी कि ड्राइवर को निकलने का मौका भी नहीं मिल पाया। कार चला रहे शख्स की उसी दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। आगे खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक ये शेवले कंपनी की डीजल कार थी और सिर्फ 2 महीना पहले ही खरीदी गई थी। कार में आग कैसे लगी, इसकी वजह का पता नहीं लग पाया है। 2 दिन की हड़ताल के बाद आज से दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी की बसें सामान्य तरीके से चलने लगी। मंगलवार को हड़ताल खत्म करने के ऐलान के बावजूद 4700 में से करीब 1900 बसें ही सड़कों पर दिखाई दी। ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल दिल्ली सरकार के इस भरोसे के साथ ली कि मारे गए ड्राइवर को 5 लाख के बजाय 10 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रसिद्ध बांग्ला लेखिका सुचित्रा भट्टाचार्य का मंगलवार रात निधन हो गया। उनका निधन उनके कोलकाता निवास स्थान पर हुआ। 1960 में बिहार के भागलपुर में जन्मी सुचित्रा ने कई उपन्यास और छोटी कहानियों की रचना की। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनकी रचनाओं में टॉलीवुड में कई फिल्में भी बनी। मुंबई के कांदिवली इलाके में 2 युवकों ने मिलकर एक लड़के की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपियों की बहन यहां पे इलाके का ही एक लड़का छेड़ा करता था और जिस लड़की की हत्या हुई है वो छेड़खानी में उसकी मदद करता था। इसी से नाराज आरोपी लड़के ने कांदिवली इलाके में उसे जमीन पर गिरा दिया और हथौड़ी और पत्थरों से उस पर जमकर हमला किया। इलाके के लोग जख्मी लड़के को अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 12वीं क्लास की एक छात्रा पर एक लड़के ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। पीड़ित लड़की अपनी बहन के साथ ऑटो में जा रही थी। आरोपी लड़का भी दोनों के साथ था। रास्ते में पीड़ित और आरोपी के बीच कुछ कहासुनी हुई और इसके बाद लड़के ने धारदार हथियार से लड़की के चेहरे पर कई वार किए और फरार हो गया। लड़की को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने 3 महिलाओं को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया। दरअसल दिल्ली के बदरपुर फरीदाबाद हाईवे पर एक और ब्रिज पर 6 महिलाएं सफाई कर्मचारी थीं जो झाड़ू लगा रही थी और इस बीच सब इंस्पेक्टर की तेज गति से आती कार ने 3 महिला सफाई कर्मियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद फरार हो रहे सब इंस्पेक्टर को लोगों ने फरीदाबाद बॉर्डर से कार सहित पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। दिल्ली की सड़क पर महिला को ईंट मारने को लेकर मीडिया में आई खबरों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। अब इस मामले में आज सुनवाई हो सकती है। वहीं आरोपी ट्रैफिक कांस्टेबल को मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच पीड़ित महिला ने भी सीएम केजरीवाल से मुलाकात की है। महिला ने पुलिस पर मामले में ठीक से कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया है। सोमवार को सामने आया एक वीडियो में आरोपी कांस्टेबल महिला को ईंट से मारता हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया था। जालौर में जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल करने की अनोखी पहल यहां पे पेश की है। इस दौरान कलेक्टर गांव के लोगों को समझाते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना, बेटियों को पढ़ाना कितना जरूरी है। पढ़ाई छोड़ चुकी बच्चियों को भी वो पढ़ाते हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आदेश के बावजूद जयपुर में झालना और जगतपुरा आरटीओ कार्यालय में दलालों का दबदबा लगातार जारी है। एजेंट खुलेआम यहाँ पे दफ्तर के भीतर जाकर काम करवा रहे हैं, जबकि सरकारी आदेश के मुताबिक 500 मीटर के दायरे में एजेंट नहीं होने चाहिए। बहरोड में बैंक के भीतर से एक शख्स ने 3 लाख रुपए चोरी होने से हड़कंप मचा दिया। एक निजी कंपनी में काम करने वाला कैशियर पैसे लेकर पीएनबी बैंक में जमा कराने के लिए गया था, लेकिन तभी लाइट चली गई और अंधेरे में किसी ने उनके 3 लाख रुपए चुरा लिए। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन किए और उन्होंने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी भी लगाई। इसके बाद सिद्धू जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर में बैठकर घंटों माला जपते रहे। इससे पूर्व सिद्धू ने सुबह 11 बजे यहाँ पे देखा था कि किस तरह से दरगाह में जियारत भी की। कन्नौज में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। दरअसल 8 साल की मासूम बच्ची शौच के लिए गई थी और उसके साथ उसका कोई परिजन नहीं था। इसी का फायदा उठाकर दरिंदों ने पहले तो मासूम के साथ रेप किया और फिर मुंह में कपड़ा ठूस कर बच्ची की हत्या कर दी।
अलीगढ़ में भी एक महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला बुलंदशहर की है और वो जमीन खरीदने के लिए यहाँ आई थी। आरोपी की मनवीर नाम के शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला के पैसे छीने और फिर उसके साथ रेप किया। बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर शर्मनाक बयान दिया है। महोबा में बीते दिनों दो समुदायों की झड़प के बाद शहर में पहुंची साध्वी प्राची ने सीओ सिटी को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तुम्हारी बेटी उठा ली जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। महोबा में बिगड़ते माहौल को देखते हुए प्रशासन अब बेहद सतर्क हो गया है। शहर में जुलूस निकालने पहुंचे साध्वी को प्रशासन ने इस बात की इजाजत नहीं दी थी और इसी वजह से वो ज्यादा भड़की हुई थी। लखीमपुर खीरी जिले में एक 8 साल के बच्चे की पीठ में 10 फीट लंबा सरिया घुस गया है। यह हादसा सरकारी शौचालय की छत ढहने से हुआ था। दर्द से छटपटा रहे बच्चे को लेकर उसके पिता जिला अस्पताल पहुंचे। पीड़ित बच्चे के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर बच्चे की पीठ से सरिया निकालने में तेजी नहीं दिखा रहे। उन्होंने इलाके की पंचायत अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है और इसकी वजह से स्कूल के शौचालय की कमजोर छत यहां बनवाई गई थी। मैनपुरी में 4 बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई। 3 बच्चे एक ही परिवार के थे और एक दूसरे को बचाने में उनकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि बच्चे यहाँ पे पशुओं को चराने के लिए नदी किनारे गए थे, तभी एक बच्चा नदी में डूबने लगा और उसे बचाने के लिए बाकी बच्चे भी नदी में डूब गए। फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,34,000 रुपए नकली करेंसी बरामद की है। पुलिस का दावा है कि ये नकली करेंसी बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए यहां आती है। गोरखपुर में मंचलों ने सरेराह ऑफिस जाते वक्त एक युवती को जबरन अपनी बाइक में बिठाकर अपहरण करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, विरोध करने पर मंचलों ने युवती के साथ मारपीट भी की। युवती के शोर मचाने पर मंचलों ने यहां पर उसे छोड़ा और फरार हो गए। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक नाबालिग लड़की से रेप किया गया है। बलात्कार के बाद नाबालिग के घर के पीछे उसे कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। रिश्तेदारों ने पीड़ित को तो बचा लिया, लेकिन उसे गंभीर चोटें पहुंची है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में शुरू की गई अटल पेंशन, जीवन ज्योति और पीएम सुरक्षा बीमा को लेकर शिवराज सरकार बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगी। 20 से 30 मई के बीच प्रदेश में चलाए जाने वाले इस अभियान के तहत हर विधानसभा में कम से कम 5 से 6 बड़े आयोजन किए जाएंगे। उज्जैन में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और धरने के साथ ही साथ साइकिल और बैलगाड़ी रैली भी निकाली। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एटीएम से नकली नोट निकाला गया। मध्य प्रदेश मंडला में उदय चौक में मौजूद भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से एक महिला ने 3,000 रुपए निकाले, जिनमें से कि 500 रुपए के 6 नोटों में सिर्फ एक नोट असली निकला, बाकी के सारी नोट नकली थे। महिला ने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधन से की। लातेहार थाना क्षेत्र के गोवा गांव में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना के बाद परिजनों ने शव को देखा और पुलिस को सूचित किया। मृतक की पहचान अनंत ठाकुर के नाम से हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रही है। रामगढ़ में 2 पेट्रोल पंप पर एक साथ लूट की वारदात हुई है, जिससे शहर में सनसनी फैल गई है। इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बताया ये जा रहा है कि 3 हथियारबंद बाइक सवार अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पेट्रोल लेने के बहाने ये अपराधी पंप पर आए और 200 रुपए का पहले यहां पे पेट्रोल लिया और फिर हथियार दिखाकर कैश काउंटर से नकद लूटकर भाग गए। और फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं और अब खबरें खेल और मनोरंजन जगत से जुड़ी। लगातार 4 मैच हारने के बाद यहां पे आखिरकार मंगलवार को आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले दिल्ली ने यहां पे सधी हुई गेंदबाजी की और सुपर किंग्स को 119 रन पर रोक दिया और फिर दिल्ली ने 120 रनों का टारगेट 6.4 ओवर में हासिल कर लिया, 4 विकेट खोकर। श्रेयस अय्यर ने धमाकेदार बैटिंग करते हुए 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 49 गेंदों पर 70 रन की शानदार पारी खेली। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी युवराज सिंह ने भी 32 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। 9 रन देकर 2 विकेट लेने वाले जहीर खान मैन ऑफ द मैच रहे।
आज आईपीएल में 50वें मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की यहां पे टक्कर होगी। ये मुकाबला पंजाब के मोहाली स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले बार उपविजेता रही पंजाब की टीम इस टूर्नामेंट में अब तक फिसड्डी साबित हुई है। ये टीम इस बार अब तक 12 में से सिर्फ 2 मैच ही जीत पाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान 14 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला आईपीएल का मैच नहीं देख पाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स और घरेलू टीम मुंबई इंडियंस के बीच यहां अहम मुकाबला होने वाला है। शाहरुख खान को मैच देखने की इजाजत प्रबंधन ने नहीं दी है। वानखेड़े स्टेडियम में 16 मई 2012 को मुंबई पर कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के बाद शाहरुख खान यहां के सिक्योरिटी स्टाफ और मुंबई क्रिकेट संघ के अधिकारियों से उलझे और हंगामा किया था, जिसके बाद यहां पे एमसीए ने उनके स्टेडियम परिसर में घुसने पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद नीलानी एक बार फिर से विवादों में हैं। सेंसर बोर्ड की सदस्य नंदिनी सरदेसाई ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को खत लिख करके प्रहलाद पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। नंदिनी के मुताबिक प्रहलाद नीलानी ने दूसरे सदस्यों को विश्वास में लिए बगैर ही मनमाने तरीके से फिल्म बॉम्बे वेलवेट को यूए सर्टिफिकेट दिलवा दिया। इससे पहले बोर्ड की जांच कमेटी ने बॉम्बे वेलवेट को यूए सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ सीन्स में काटछांट के बाद फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया गया। हॉलीवुड के मशहूर वन डायरेक्शन बैंड के सिंगर ज़ैन मलिक बॉलीवुड में अब जल्द ही एंट्री कर सकते हैं। ज़ैन ने हाल ही में एक म्यूजिक डील साइन की है, जहां वो बेबी डॉल की मशहूर सिंगर कनिका कपूर के साथ गाना गाते नजर आएंगे। कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार शिरकत करने वाली कटरीना कैफ रेड कार्पेट पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कटरीना के साथ सोनम कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन भी कान में अपना जलवा दिखाएंगी। आज से शुरू हो रहे कान फिल्म फेस्टिवल में चौथी कूट और मसान जैसी भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी। टर्मिनेटर स्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर अपनी एक्शन इमेज से हट करके अब नए अवतार में नजर आएंगे। अपनी नई फिल्म मैगी में अर्नोल्ड पिता के किरदार में दिखाई देंगे। फिल्म मैगी एक ऐसे पिता की कहानी है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन बीमारी के चलते अपनी बेटी के निर्भक्षी हो जाने के बावजूद भी वो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। 2 नेशनल अवार्ड जीतने और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दिखाए जाने के बाद तमिल फिल्म काका मुत्तई अब भारत में रिलीज होने जा रही है। फिल्म 22 मई को रिलीज होगी। निर्देशक मणिकदन की फिल्म 2 यहाँ पे तमिल स्टार धनुष ने प्रोड्यूस किया है। और सारा देश 100 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।